हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुस्टर्स। बच्चा ये बीएससी फर्स्ट ईयर का क्लास है। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और जो यूनिट चल रहा है 8 यूनिट आपको पढ़ना है। तो हम साइटोलॉजी स्टार्ट किए हैं। साइटोलॉजी में क्रम वाइज जो स्टेप से हमको पढ़ाना है उस स्टेप से पढ़ाएंगे, क्योंकि आप यूनिट देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर इधर से उधर नहीं, वो 1 बाय 1 हम स्टेप पढ़ा के तब सारी चीज़ों को समझाएंगे। बहुत मज़ा आएगा बेटा, तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए। हाँ, कुछ बच्चों का ये कमेंट था कि सर आप ये लास्ट पेपर पढ़ा रहे हैं या ऐसा वैसा, तो आपको बता दें बेटा कि ये फिलहाल में MGKVP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ये अब सेमेस्टर वाइज हो चुका है। तो यहाँ एक ही पेपर जूलॉजी का है, वो लास्ट कह लो या फर्स्ट कह लो। पहले होता था कि 3 पेपर होता था, इन्वर्टिब्रेट और इन्वर्टिब्रेट में लोअर इन्वर्टिब्रेट, हायर इन्वर्टिब्रेट, इसके बाद तब सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो अभी वो दोनों हट गया है। और जगहों पे अगर है तो आप कमेंट करके हमको बताएं, और जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है हम जरूर आपको पढ़ा देंगे बेटा। क्योंकि इन्वर्टिब्रेट में कुछ है ही नहीं, वो तो खाली ऐसे करो तो सिलेबस ख़त्म। क्या है भाई, पैरामीशियम यूग्लिना मोनोसिस्टिस है, फिर इसके बाद साइकान पढ़ना है आपको पोरीफेरा में, फिर इसके बाद सिलेंट्रेटा में आप चले आओ तो ओबेलिया पढ़ना है, हाइड्रा पढ़ना है, फिर इसके बाद आप चले आओ प्लेटीहेल्मिन्थ्स में तो आपको फैसियोला हिपेटिका टीनिया सोलियम यही पढ़ना है ना। देन इसके बाद आप चले जाओ हायर नॉन कार्डेट में तो आपको क्या पढ़ना है, पाइला ग्लोबोसा पढ़ना है मोलस्का से, फिर आर्थ्रोपोडा से आपको प्राण पढ़ना है, फिर इसके बाद आपको इकाइनोडर्मेटा से स्टारफिश पढ़ना है। यही है ना। एक ठो और बच गया एनीलिडा से नेरिस एट्रोनेरिस। तो ये सिलेबस में है ही नहीं, पहले तो कुछ नहीं था। अभी जो सेल बायोलॉजी को थोड़ा सा घुमाया फिराया उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे, और कुछ नहीं है अभी नया, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, ये बात ध्यान देने की है कि ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, काशी बनारस में चलता है, यूपी के लिए है। और यही चीज अगर महात्मा गांधी विद्यापीठ होता तो महात्मा गांधी विद्यापीठ केरल का है, तो केरल यूनिवर्सिटी के लिए है, तो वहां पे अगर सेल बायोलॉजी मिल रहा है तो पढ़ सकते हैं बच्चे, हम रोक नहीं रहे हैं। लेकिन ये ना कहें कि सर हमको आप ऐसा पढ़ा रहे हैं लेकिन यहाँ के सिलेबस में मैच नहीं कर रहा है। तो ये काशी के लिए है, बनारस के लिए, यानी कि यूपी में MGKVP। फिलहाल में जहां भी माइटोकॉन्ड्रिया अगर है तो आप पढ़ सकते हो बेटा। स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाएंगे बेटा, जो आपके एग्जाम में एकदम पॉइंट ऑफ व्यू लिख के आए आप। माइटो और कॉन्ड्रिया ये शब्द को तोड़ के आप बनाएंगे बेटा नोट्स, तो ज्यादा मजा आएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि माइटोमिस क्या होता है, हिंदी इंग्लिश का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आप एकदम मत घबराइए, हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो ये जो माइटो है बेटा, माइटो का मतलब होता है थ्रीड, THREAD। थ्रीड का मतलब होता है धागा। धागा आप जानते हो ना, धागा जिससे हम कपड़े उपड़े सिलते हैं, वही थ्रीड मतलब होता है धागा, माइटो मतलब होता है थ्रीड। और कांड्रियान शब्द है, कांड्रिया बना है, कांड्रियान से आप बताएंगे कि कांड्रिया का मतलब क्या होता है। हमको ये पता लगना चाहिए कि यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, और फर्स्ट ईयर के बच्चे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। और जितने लोगों को आप लोग शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करिए। अब आते हैं यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। यहां पे बेटा 3 साइंटिस्टों की बात की जाती है। 3 साइंटिस्टों में जरा हम बात करें तो पहले पे थे कोलिकर, ये है कोलिकर जी, इन्होंने कुछ बताया था। कोलिकर के बाद आए अल्टमैन ने भी कुछ बताया था। क्या बताया था वो डिस्कस करेंगे, आप ही लोगों से डिस्कस करेंगे। इसके बाद आए सी बेंडा जी कब आए, BENDA, और ये आए 19th सेंचुरी में। बस हमको इनका याद रखना है, बाकी कोई बात नहीं। कोलिकर जी आए, इन्होंने फर्स्ट टाइम एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा और बताया कि कोलिकर ने एनिमल सेल में, किसमें, एनिमल सेल कर दो, एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था इन्होंने। चलो ठीक हुआ। अल्टमैन ने क्या किया, अल्टमैन ने इसी चीज को डिस्कवर्ड किया, इन्हीं को डिस्कवर्ड किया, प्लस इन्होंने इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दे दिया बेटा, कॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दे दिया। इन्होंने इसको नाम दे दिया बायोप्लास्ट। किसने, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दे दिया बायोप्लास्ट।
19th सेंचुरी में आए कौन, सी बेंडा जी ने। इन्होंने इस माइटोकॉन्ड्रिया का टर्म्स दिया, जो एक्चुअल टर्म्स था माइटोकॉन्ड्रिया का किसने दिया, इन्होंने दिया। टर्म्स माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्जर्व्ड बाय सी बेंडा इन 19th सेंचुरी। तो ये बात रही इसकी। देन यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट है। क्या है, अगर हम एक पॉइंट और देख लें बेटा, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बोला जाता है इट इज नोन एज, या इट इज नोन एज पावर। पावर मतलब पावर, शक्ति वाला, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको क्या बोला जाता है, ऊर्जा गृह बोला जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह जो आप लोग पढ़ के आए हो, उसी चीज को इंग्लिश में बोल दिया गया है। जो यूपी बोर्ड से बच्चे होंगे कंफ्यूज ना हो, पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑफ द सेल हमने नहीं लिखा, आप समझ लीजिएगा। पावर हाउस सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल कर देने, बहुत बच्चे इधर उधर कमेंट करते हैं। ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल यानी ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह ही इसी को बोला गया, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। देन हम बात करेंगे बेटा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया नॉट इजली विजिबल, नॉट इजली विजिबल, ये आसानी से नहीं देखा जा सकता। माइक्रोस्कोप से भी इसको आसानी से बस इतना याद रखो, नॉट इजली विजिबल। चाहे ये माइक्रोस्कोप से कह दो, चाहे खुद अपनी नग्न आंखों से हम डायरेक्टली इसको नहीं देख सकते। तो कैसे देख सकते हैं, तो यहां पे आवश्यकता पड़ी स्टेन की, इसलिए इसको क्या किया जाता है बेटा, स्टेन किया जाता है। स्टेन मतलब कलर किया जाता है। कलर मतलब रंजक, इसके ऊपर क्या किया जाता है, ग्रीन रंजक चढ़ाए जाते हैं। थोड़ा सा पानी पी ले बेटा। हाँ, तो इसको स्टेन किया जाता है। और जो स्टेन, माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए क्या यूज होता है, जरा कमेंट बॉक्स में आप बताएं। नहीं बताएंगे हम जवाब देंगे उसका भी। तो अगर आपको नहीं भी याद है तो इतना आप याद रखिए, बस यहीं से आपका कहानी शुरू और यहीं ख़त्म, कि ये ईजिली नहीं दिखलाई देता, नॉट ईजिली विजिबल, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप या कोनोस्कोप रहे। सो इट स्टेन किसके लिए स्टेन किया जाता है, क्योंकि इसको आसानी से देखा जा सके, इसलिए इसको स्टेन किया जाता है। ये बातें हो गई क्लियर बेटा। अब देखो, तो ये थी माइटोकॉन्ड्रिया की कुछ स्पेशल फीचर्स, इतना हमने समझ लिया। तो अब हम कुछ इसकी शेप साइज के बारे में बात करेंगे। शेप साइज और नंबर, शेप साइज और नंबर, शेप साइज और क्या, नंबर। तो ध्यान देंगे बेटा, शेप साइज और नंबर के बाद बात करेंगे तो ये कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप। इसको सिंपली हम जान लें कि ये सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल कर सकते हैं, क्लियर। इससे ज़्यादा तो इसका शेप है नहीं। देख लेते हैं सिलेंड्रिकल के अलावा भी कुछ है क्या। वैसे भी इसका शेप बोला जाता है सिलेंड्रिकल के अलावा साउसेज, SAUSAGE, साउसेज शेप्ड। ये हो गया साउसेज शेप्ड, यानी आप तस्तरी प्लेट ऐसे कह सकते हो, या फिर सिलेंड्रिकल शेप का ये होता है। क्लियर, शेप हो गया। साइज की बात करें, साइज देखो बेटा कहीं पे वो डिफाइन नहीं होता, लेकिन एक वरी करता है डिफरेंट एनिमल के अकॉर्डिंग साइज और नंबर, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग डिफरेंट भी होता है। तो फिलहाल में हम साइज की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ है 0.22
1.0, ये लेंथ हो गई। और विड्थ जो होता है, विड्थ जो होता है ये होता है कितना, एक मिनट इसका नोट कर लेते हैं। 1 पॉइंट, यहाँ माइक्रान कर देना, म्यू एम, ये है म्यू एम, म्यू एम में है। देन इसकी जो विड्थ होती है, डायमीटर या चौड़ाई जिसको बोला जाता है बेटा, लेंथ है, सॉरी यहाँ पे लेंथ ही तो हम सही लिखे हैं, लेंथ, इसको हम कर दें, यहाँ लेंथ नीचे होगा, ये डायमीटर हो गया। सॉरी एक मिनट जरा हम, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी टिपिकल सी होती हैं तो इसको आपको लगाना होता है। डायामीटर, ये डायामीटर ऑफ इतना, एवरेज इतना होता है, यहाँ पे होगा बेटा डायामीटर, डाया METER। देखो बेटा हम लोग मैथ के हैं नहीं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे रेशियो जल्दी याद नहीं होता। एप्रॉक्स इसको बोला जाता है 0.5 डायमीटर, इतना तो याद है। फिर इसके बाद लेंथ जो है LENGTH, लेंथ जो होता है ये होता है 1.02, कितना है 1.02 4.1, 4.01 या 1 कर सकते हैं, 0.1 है कि 1 है, 1, 4.1 म्यू एम। भैया ये रेशियो याद करने वाली चीज़ें जो है आपको रटना हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसके लिए हम नहीं डिपेंड वो करते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे, ये रटने वाली पॉइंट आपको याद करना होगा थोड़ा सा। तो चलो ये आपने देख लिया कि इसकी लेंथ जो होती है इतनी हो गई, इसकी जो ये है डायमीटर, जो चौड़ाई हम कह सकते हैं, चौड़ाई इतनी होती है, मोटा और लंबाई जो होती है इतनी होती है। इसके बाद नंबर पे आ जाते हैं। नंबर देखो बेटा डिपेंड करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट वेरिएबल होता है, ये कर सकते हैं वेरिएबल, वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब जैसे लीवर में बात करें तो लीवर में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होता है, स्पर्म में बात करें तो स्पर्म में ज़्यादा होता है। तो कुछ जगहों पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होता है और कुछ जगहों पे थोड़ा कम होता है। चलते हैं आगे, एक टॉपिक शेप साइज और नंबर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे पूरा माइटोकॉन्ड्रिया एंड कर दिया जाए। थोड़ा वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, बट कोई नहीं, इसको वो करके दोगे क्या, थोड़ा सा वो लग रहा है ड्राई हो जा रहा है टेम्परेचर की वजह से, मतलब यहाँ पे हीट आ रहा है ना, हीट की वजह से इसको गीला करना होगा। अब हमारी बात आएगी बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये हमने देख लिया, साइंटिस्ट को देख लिया, फिर ये हमने शेप साइज देख लिया, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन आएगा, यही है स्ट्रक्चर फंक्शन, ये चीज़ें देख ले, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा हमारा समाप्त। ऐसे ही एक एक टॉपिक हम लोग डेली समाप्त करेंगे। थोड़ा सा मिटाने में लेट हो रहा है बेटा, कोई नहीं, इसको गीला कर देना बेटा, अब की बार इसको गीला कर दीजिए। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आई मीन माइटोकॉन्ड्रिया में ही अकरेंस। अकरेंस में हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया कहाँ जाता है, पाए जाने की बात अगर की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, ये सभी सेल्स में पाया जाता है। टेम्परेचर बढ़ा दो। ये कहाँ पाया जाता है, ये सभी सेल्स में पाया जाता है। एक बात ध्यान देना, ये आरबीसी को छोड़कर, सिर्फ आरबीसी को छोड़कर सभी जगह इट is found in all cell except किसमें, एक्सेप्ट आरबीसी वो भी किसमें, ये ध्यान देने वाली बात है। आरबीसी में भी इमेच्योर और मैच्योर दो फेज होता है बेटा, ये हम आपको बता दे रहे हैं। यहां आरबीसी में दो फेज होता है, एक होता है इमेच्योर, एक होता है मैच्योर।
यानी इमेच्योर का मतलब हो गया अपरिपक्व, अपरिपक्व, और एक होता है परिपक्व, परिपक्व। यानी कि अब इसमें डिसाइड होता है, पहले तो ये हमने बोल दिया कि सभी सेल में पाया जाता है एक्सेप्ट आरबीसी। आरबीसी में एक्सेप्ट है, लेकिन किस आरबीसी में, ये अब ध्यान देने वाली बात है, किस में प्रेजेंट है किस में एब्सेंट है, ये अब आप सोचो। पानी देना थोड़ा सा। और इसके बाद आता है हम लोगों का टॉपिक इसके बाद है एक पॉइंट और है, उसको भी देख लिया जाए। गर्म पानी है, कमेंट में आप लोग देते रहिए। चलिए इसको आप लोग कमेंट में नहीं दे सकते, चलो हम ही क्लियर कर देते हैं। तो ध्यान देना, इमेच्योर में जो होता है क्या होता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, मैच्योर में प्रेजेंट कर लेना, और यहां पे क्या होता है अब्सेंट होता है। जब ये मैच्योर हो जाता है आरबीसी तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट हो जाता है, इमेच्योर रहता है तो इसमें प्रेजेंट होता है, पहली चीजें। दूसरी एक्सेप्ट में, एक्सेप्ट का मतलब इनको छोड़कर, ध्यान देना बेटा, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश में बच्चे आए होंगे तो कंफ्यूज होंगे। एक्सेप्ट का मतलब होता है बजाय, बजाय। अब बजाय का मतलब आप पनीर के बजाय मशरूम की सब्जी खा लो, होता है ना, आप चिकन के बदले एग खा लो, एग राइस, ये मजेदार रहा, ठंडी में ये चलेगा, चलो कोई नहीं। तो यहां बजाय होता है, मतलब सभी सेल में होते हैं सिर्फ इनको छोड़कर, किसको, एक मैच्योर आरबीसी को, मैच्योर आरबीसी, और दूसरे पे एक और होता है बेटा, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट। अब आपके माइंड में आ गया होगा कि सर प्रोकैरियोट तो एक बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि ये प्रोकैरियोट तो एक सेल होता है, एक सेल का समूह है पूरा, तो यहां पे बात कैसे आप कर दिए। हाँ यहां बता रहे हैं, क्योंकि आप कहोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल, प्लस क्या है कि ये रेस्पिरेटरी हाउस भी इसको बोला जाता है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन में भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो यहां पे प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेटरी फैक्टर कौन होगा, रेस्पिरेशन का काम कौन करवाएगा जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया का जगह इसका कौन ले लेता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। बचपन का है, 12th में आप लोग पढ़े होंगे। तो ये चीज याद रखना कि जो ऐसे होता है प्रोकैरियोट सेल होता है, प्रोकैरियोट मतलब ये हो गया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में आप लोग देखते होंगे जो इनर मेम्ब्रेन होता है, ये इनर मेम्ब्रेन क्या बना लेता है, इनर मेम्ब्रेन यहां पे कुछ बनाता है बेटा। अब ये जो संरचना है इसका नेमिंग कमेंट में हम बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम सबका आंसर 1 बाय 1 देंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्या आप लोग जानते हो या नहीं। ये इनर फोल्डिंग होती है, यहां पे एक इनर फोल्डिंग आपको देखने को मिलेगी जो इनर मेम्ब्रेन से होती है, दूसरा इनर फोल्डिंग खुद माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बेटा, दूसरा इनर फोल्डिंग खुद माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। इसकी नेमिंग तो यहां हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये तो हमको ही पढ़ाना है, तो यहां पे अभी पढ़ाना है तो हम बताएंगे। इसको आप लोग बताओ कि इसको क्या कहते हैं, सेल, इनर सेल मेम्ब्रेन हमने बता दिया प्रोकैरियोट में होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम यहां करता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। तो हमारा ये अभी फिलहाल में टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक जो है माइटोकॉन्ड्रिया, हम वो पढ़ाएंगे, लेकिन कमेंट में हमको ये चाहिए, इसका नाम आप बताओ, क्योंकि आप लोग बताओगे तो हमको लगेगा कि नहीं बच्चे हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम डेली, अब ऐसे हमारे चैनल पे पढ़ोगे तो हम इतने क्वेश्चन आप लोगों को अब इसमें पूछा करते हैं ना कि बच्चे खुद ब खुद पूरी टॉपिक पढ़ डालते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करना होगा बेटा। तो ये अकरेंस हुआ समाप्त। अब आते हैं बेटा स्ट्रक्चर पे, ये हुई स्ट्रक्चर की बात। स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर में बता दें, चलो हम एक डायग्राम पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बनाते हैं, उसके बाद यहाँ से समझाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, कोई नहीं, उसको ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। ये हो गई बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, अब यहां पे हम चलेंगे अंदर की तरफ। ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ने ये बना लिया अंदर की तरफ फोल्डिंग। कैसी फोल्डिंग वो भी समझाएंगे। इस फोल्डिंग पे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जिसको F0 या F1 बोला जाता है पार्टिकल, या ऑक्सीसोम्स बोले जाते हैं। ये लगभग ऐसे सभी पे होंगे, पूरे सेल्स पूरे किस पे होंगे वो नेमिंग कर दे रहे हैं, क्रिस्टी बोला जाता है। ठीक है, ये चारों तरफ से इसको घेरे रहेंगे। ये जो है इसको बोला जाता है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। ये जो इनर फोल्डिंग है माइटोकॉन्ड्रिया की, ध्यान देना बेटा, ये इनर मेम्ब्रेन ही फोल्डिंग किया है अंदर की तरफ, लेकिन इसका एक नाम है, इसको बोला जाता है क्रिस्टी। CRISTAE, ये हो गया क्रिस्टी। इसके ऊपर ये छोटे छोटे ये रॉकेट बोला जाता है, टेनिस वाला रॉकेट की तरह संरचना होता है। इसको बोलते हैं F0 या F1 पार्टिकल, और इसे ही ऑक्सीसोम बोला जाता है, और ऑक्सीसोम या फिर ऑक्सीसोम। अब देखो बेटा, अंदर की तरफ कुछ इस ढंग से अंदर भरा होता है। माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस जो अंदर होती है उसमें एक द्रव्य भरा होता है, जो इनर मेम्ब्रेन से अंदर जगह बचती है। इस लूमेन में भरा होता है एक द्रव्य, जिसको बोला जाता है बेटा मैट्रिक्स। क्या बोला जाएगा? मैट्रिक्स। ये हो गया मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में कुछ चीजें होती हैं जो इसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देंगी। यहां होता है ये हो गया DNA। यहां होते हैं कुछ RNA, यहां होते हैं कुछ राइबोसोम्स। अब आप कहोगे सर यहां पे वो सारी चीजें हैं जो हमको एक सेल में दिखलाई देती हैं। हाँ है, इसी वजह से इस माइटोकॉन्ड्रिया को, इन सब की वजह से, ये सब जो पाए जा रहे हैं इनकी वजह से ही इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? सेमी ऑटोनॉमस सेल। अब देखो, अब आउटर कवरिंग या आउटर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में पहली अगर आपकी बात की जाए हेडिंग क्या होगी, तो यहां आप लिखोगे आउटर मेम्ब्रेन। ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में क्या लिखोगे? द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच कवर्ड द इनर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल इन नेचर, ये परमिएबल होता है। ठीक है, बस 2 लाइन में आपकी ये पॉइंट खत्म। फिर आता है दूसरी पॉइंट पे, दूसरी हो गई इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या है? It is second layer of mitochondria. It present in inner side. ये हो गया। The inner folding of inner membrane is known as cristae. ठीक, the inner membrane is, ये जो inner membrane है, it is selective permeable. ये होता है बेटा, यहां ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे बहुत बड़ा रोल होता है जब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, जहां ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब साइकिल के बाद ETS का पूरा जब इलेक्ट्रॉन ऐसे करके चलता है ना, याद होगा आप लोगों को कि यहां पे अगर हम इसकी इतने की सेक्शन खाली कट कर लें
तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, कुछ ऐसे दिखलाई देता है आउटर मेम्ब्रेन। फिर ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, ये वाला स्पेस जो है ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, इसको कर दे आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर। और इसके बाद जो ये बची हुई जगह है ये हो गई मैट्रिक्स। ये क्या है? ये है मैट्रिक्स। और आउटर मेम्ब्रेन के बाहर अगर हम चले जाए तो क्या है? साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये सेल के अंदर है ना, तो ये हो गया साइटोप्लाज्म, यानी कि ये कोशिका का द्रव, यहां पे साइटोप्लाज्म, यहां से ग्लूकोज वाला पार्टिकल ग्लाइकोलिसिस होता है तो अंदर की तरफ। अब ध्यान दो, आउटर मेम्ब्रेन से होके जब ये पहुंचता है तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस में आके रुकता है। इस स्पेस को मालूम क्या बोला जाता है? इसका भी नेम है, इसको बोला जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यानी कि इसको हम शॉर्ट में बोले तो PMS। जब आप साइकिल कोई पढ़ते हैं बुक में तो PMS लिखा रहता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज PMS। इसको बोला जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जहां पे ये पायरुविक एसिड आके तोड़फोड़ शुरू होता है कोएंजाइम के साथ, और क्रेब्स साइकिल का स्टेप शुरू होने वाला होता है मैट्रिक्स में जाके, और ETS चलता है। ETS तो यहीं चलता है। इसमें कौन चलाता है ये भी आप पूछोगे, यहां आप पढ़े होगे B, ये सब B C1 C, ये साइटोक्रोम है C, फिर A एंड A3। तो ये सब बहुत आगे की बात है, अभी माइटोकॉन्ड्रियल स्टेप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। तो ये रहा बेटा इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग हो जाती है और फोल्डिंग को बोलते हैं क्रिस्टी, और यहाँ पे क्या करता है ये अंदर की तरफ सेलेक्टिव परमिएबल होता है। तो ये बात हटाएं, थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे है तीसरे पे आ गया बेटा ये F1 पार्टिकल या फिर ऑक्सीसोम्स। ये कैसा होता है? इट लुक लाइक अ टेनिस रॉकेट, इट हैव 3 पार्ट, यानी इस F1 को अगर हम यहाँ से अगर एक डायग्राम बनाएं तो कुछ इस ढंग से हमको दिखलाई देता है। ये हो गया क्रिस्टी का डायग्राम, ये है क्रिस्टी के ऊपर ये F1 पार्टिकल। तो इसको अगर हम उठा लें तो ये कुछ इस ढंग से दिखलाई देता है। ये है F1 पार्टिकल, इसका भी डायग्राम आप लोग 1 बाय 1 अलग अलग बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इसको बोलेंगे क्रिस्टी। ये हो गया हेड, ये हो गया F1 पार्टिकल का पूरा डायग्राम है। ये F1 पार्टिकल, ये हो गया बेस, और ये हो गया स्टॉक, इसको बोलते हैं स्टॉक। ठीक, तो ये F1 पार्टिकल 3 भागों में बटा होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीसोम्स। और ये क्या करता है कि ETS और बहुत से यहाँ माइटोकॉन्ड्रियल जो रेस्पिरेशन होता है उसमें हेल्प कराता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं मैट्रिक्स यहाँ पे चौथे पे यहाँ हम कर देते हैं मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है बेटा, मैट्रिक्स क्या है? इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड पाई जाती है या फिर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हैव अ लिक्विड आर कॉल्ड क्या? होमोजेनियस सॉल्यूशन आर कॉल्ड मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स हैव सर्कुलर सिंगल, ये पॉइंट याद रखना, सिंगल सर्कुलर, कैसा? सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड DNA आर प्रेजेंट। यहाँ पे कैसा? सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA मौजूद होता है मैट्रिक्स में। देन इसके बाद करेंगे बात किसकी? RNA की। यहाँ RNA भी मौजूद होता है, लेकिन राइबोसोम भी पाया जाता है। ये राइबोसोम कैसा होता है? एक होता है ATS राइबोसोम, एक होता है कितना? ATS, एक होता है 70S। तो यहाँ पे 70S राइबोसोम्स मौजूद होते हैं इसमें। तो ये रही बात बेटा इसकी पूरी स्ट्रक्चर की। आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर 1 बाय 1 क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट, आपका जो एक और पॉइंट बचा है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलो बेटा,
वीडियो को एकदम स्किप ना करिएगा, अच्छे से देख लेंगे पूरी माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे ही एक एक बोले ना एक एक ऑर्गेनेल आपके माइंड में भर देंगे बेटा। अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे इस चैनल पे ना बहुत ही मज़ा आएगा। और जितने बच्चों को आप लोग शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करिए, जिससे हमको भी एनर्जी मिलता रहे। स्ट्रक्चर के बाद तो एक ही हेडिंग आपके सिलेबस में भी दिया है, शायद एक ही हेडिंग है, होना भी चाहिए, बस फंक्शन है। चलिए फंक्शन पे आ जाते हैं। फंक्शन को देख लें तो फंक्शन में क्या है, ये क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। पहला पॉइंट आपका यहां पे लिख देंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट, इट हेल्प इन रेस्पिरेशन, हेल्प इन किसमें, रेस्पिरेशन में। यानी सेलुलर कोशिकीय श्वसन में यह मदद करता है। ठीक, ये दूसरे और किस में मदद करता है, इट हेल्प, फंक्शन में ऐसे ही लिखोगे फर्स्ट ईयर में, हो बहुत ज्यादा मत जाना। इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मिडल पीस ऑफ स्पर्म। फिर इट हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ स्पर्म, इट हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब चलना, ऑफ स्पर्म, यानी स्पर्म जो इतनी तेजी से गति करता है तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी वजह से। इट हेल्प, बस रट लो कुछ लाइन, वह बार बार छापो। इट हेल्प इन क्या, डेवलपमेंट ऑफ ओवम, फिर इट हेल्प इन, इट इज प्रेजेंट इन लीवर, और वहाँ पे डाइजेशन और बहुत सी चीज़ों में हेल्प करता है। और एक आध पॉइंट देख लेते हैं, कुछ है तो और बता देते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन मेन है, बता देना, माइटोकॉन्ड्रियल साइड सेलुलर रेस्पिरेशन। इट प्रोवाइड एनर्जी, ENERGY टू सेल, यानी ये कोशिका को ऊर्जा भी प्रदान करती है। इतना पढ़ लिए ना तो बहुत है, और भी ज़्यादा पढ़ना है तो पढ़ लेना। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल पे कमेंट करें, और प्लीज़ एक बच्चे 10 को शेयर करेंगे तो हमको उम्मीद है कि बहुत लोगों तक पहुंच जाएगा। और ये हमारा फर्स्ट ईयर का जो सीरीज़ हमने चालू किया है उसको प्लीज़ आप लोग हर बच्चे के पास पहुंचाएं, जिससे हमारा चैनल और ये वीडियो अच्छे से रन कर सके और हम आपको डेली क्लास प्रोवाइड कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताएं।